जीतू पटवारी जी आपसे किसी विशेष मुद्दे पर रूबरू होंगे। अच्छा, ये थोड़ा आज अलग तरह से लेंगे, हटाओ तो कुर्सी हटा दो। हिलाओ डुलाओ कैमरे, मेहनत करो। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मध्य प्रदेश के हमारे 17 साल के मुख्यमंत्री और बीजेपी की हमारी 19 साल की 18 साल की सरकार। एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, रोजगार मिले। एक मुख्यमंत्री का काम होता है कि प्रदेश और देश दोनों कृषि प्रधान है, तो किसानों के खाद, बीज, बिजली, पानी और आय दोगुनी करने के उनके वचन को आत्मसात करना, कर्ज मुक्त प्रदेश बनाना, विकासशील प्रदेश बनाना, क्राइम जो देश की क्राइम ब्यूरो के एनसीआरबी के आंकड़ों में हम नंबर 1 है, उसको कम करना है, समाप्त करना, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना। और मेरे मुख्यमंत्री इन सब बातों को न करते हुए क्या करते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी कौन है भाई? कौन है? शिकायत मिली, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। जनपद का सीओ कौन है? हाँ है या नहीं है? मैं सस्पेंड करता हूं। शिकायत मिल रही है, पैसे का लेन देन नहीं होगा। सीओ नगर पालिका, पटवारी तहसीलदार, टीआई, कुर्सियां रख दो वापस पर आ जाओ सर, आप इनको सस्पेंड करते हैं। ये काम किसका है? ये काम है जिला कलेक्टर का कि जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायतों का ध्यान दे। ये एसपी का है कि वो टीआई अगर रिश्वत लेता है तो उस पर ध्यान दे और उस पर किसी न किसी रूप में जांच करके उसको प्रकरण बना के दोषी ठहरा के उसको मूर्त रूप दे। 17 साल के मुख्यमंत्री ने पिछले 7 दिन में 17 लोगों को सस्पेंड किया। समझ से परे है, दुख है, दर्द है। जिस मुख्यमंत्री को जनता ने सस्पेंड कर दिया, जनता ने सस्पेंड किया, फिर चोरी की और डाके की सरकार बना के खुद कब्जेधारी मुख्यमंत्री हो, वो युवाओं के भविष्य का बेरहम कत्ल रोज करता है, रोज, डेली। मध्य प्रदेश में स्कूल है पर टीचर नहीं है, दफ्तर है, क्लर्क नहीं है, नल है, जल नहीं है, बल्ब है पर लाइट नहीं है। ऐसी है हमारी 17 साल का मुख्यमंत्री की कार्यशैली। 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और संस्था लोकल सर्कल द्वारा एक सर्वे हुआ। 2019 में मध्य प्रदेश के हर दूसरे आदमी ने रिश्वत दी है, हर दूसरे ने, आप में और हमने, सब ने। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई देश में प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। देश की जितने भी सर्वे रिपोर्ट है सब में कहा गया। मुख्यमंत्री जी सिर्फ इतना बताएं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप नायक क्यों बनना चाहते हैं? 17 साल से आपकी खलनायक की पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। एक दिन का नायक, अनिल कपूर की नकल। मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी एक मुख्यमंत्री को कि वो एक फिल्मी चेहरे की नकल करे? वो एक दिन का मुख्यमंत्री था, उस पर पूरी फिल्म बनी थी। आप 17 साल के मुख्यमंत्री हो, अब नायक बनने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब
बचे हुए गए हुए इतिहास आपका खलनायक का था। क्या क्या दर्शाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? एक सैंपल सर्वे 1,90,000 लोगों का किया गया मध्य प्रदेश में एक संस्था द्वारा, जिसमें पूछा कि सरकारी कार्यालयों में आपसे रिश्वत मांगी जाती है, तो 89% लोगों ने कहा हां। मुख्यमंत्री जी, आप नायक तो बनना चाहते हो, पर हो आप खलनायक। शर्म आनी चाहिए आपको। दुख होता है मुझे कि जिस मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया जनता ने, अब छोटे छोटे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहा है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों, असल बात यह है कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण से प्रशासन बाहर हो चुका है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी बाहर हो चुके हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका तंत्र सुनता ही नहीं है, मंत्री नहीं सुनते, इसलिए ये ढोंग और नाटक और वीडियो और विजुअल बनाने पड़ रहे हैं। समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी को मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि भैया आपको ये गुस्सा अब आने लगा भ्रष्टाचारी तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर, तो बेरोजगार युवा जब पदयात्रा निकाल रहे थे उनको रोजगार देने को लेकर क्यों नहीं आया? विकलांग रोजगार जब बड़ी मशक्कत से यात्रा निकाल के आपके पास आए तो फिर उनको डंडे क्यों मारे गए? तब आप क्यों नहीं बोले? किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लाइन में लोग अटैक से मर रहे हैं, रात रात भर महिलाएं और बच्चियां खाद और यूरिया के लिए लगी रही, तब आपको एक्शन क्यों नहीं लिया? आदिवासियों पर अत्याचार, एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा हमारी बहनों का अपहरण हुआ आपके राज्य में, तब आपको सांप क्यों सूंघ गया? मुख्यमंत्री जी, फसलों के दाम नहीं मिलते, मंडियों में किसान अनाज फेंकता है, सब्जियां फेंकता है, तब 17 साल का मुख्यमंत्री मौन क्यों रहता है? अरे भैया, पीएससी की एग्जाम पिछले 18 साल से प्रशासनिक सेवाओं पर एक व्यक्ति नहीं लगा पाया, तब किसको सस्पेंड करना चाहिए? आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका दोषी कौन? मुख्यमंत्री जी, ड्रग्स में, नशे में मेरे प्रदेश का युवा हर दूसरा बेटा नशा करने लगा, हर दूसरा बेटा आपके राज्य में। आप मौन क्यों है, चुप क्यों है, एक्शन क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी ये है कि एक नियुक्ति जिला कलेक्टर की, एक नियुक्ति जिले के एसपी की, नीचे कर्मचारियों के ट्रांसफर बिना पैसे से आपकी सरकार नहीं करती है, लेन देन बगैर नहीं होता है, कोई कर्मचारी बिना पैसे दिए यहां से वहां नहीं जाता है, तब आपका मुंह क्यों सिल जाता है मुख्यमंत्री जी? बाकी सब बातें तो अपनी जगह है मुख्यमंत्री साहब। आप खुद मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ये मैं दे रहा हूं, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है, उसमें मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी 2015 से 21 दिसंबर लोकायुक्त ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार में कितने प्रकरण दर्ज किए गए? उत्तर था जानकारी एकत्र की जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तीनों बार जानकारी एकत्र की जा रही। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा आने वाला मेरा मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। फिर मैंने पूछा 2015 से 21 लोकायुक्त प्रकरण दर्ज, न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले सेंसेक्स वर्षवार प्रतिवर्ष क्या तथा 31/1/2022 स्थित दोनों विभाग द्वारा कितने प्रकरण न्यायालय द्वारा प्रशासनिक अनुमति लंबित है? मैंने कहा मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा ऐसे कितने प्रकरण है जो लंबित है शासन की अनुशंसा से, जिन पे मुकदमे चलने चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ? जानकारी एकत्र की जा रही है। इनको पता ही नहीं कि प्रशासनिक सरकार ने कितने प्रकरण रोक रखे हैं जिसपे अनुमति न्यायालय को चाहिए मुकदमे चलाने की। जानकारी एकत्र की जा रही है, यह प्रश्न का उत्तर। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है शिवराज जी। फिर मैंने पूछा
प्रदेश में भ्रष्टाचारी की ग्रोथ रेट काफी तेज है। यदि नहीं तो विभाग द्वारा भ्रष्टाचार कितने प्रकरण दर्ज किए, जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी एकत्र की जा रही है, प्रकरण कितने दर्ज है ये पता ही नहीं मेरा मुख्यमंत्री, उन्हीं का विभाग है, वही देखते हैं इस विभाग को। फिर मैंने पूछा कि 15 से 21 तक सभी विभाग मिलकर आर्थिक अनियमितताओं लेकर विभागीय जांच कितने प्रकरण बनाए गए, इसमें से कितने कितने प्रकरण आरोपी दोष मुक्त हुए और कितने कितने पे जांच लंबित है और कितने कितने को दोषी ठहराया गया। जांच जानकारी एकत्र की जा रही है, हर चीज में जानकारी एकत्र। 10-10 बार एक एक प्रश्न के उत्तर पूछे हैं, मैंने ही पूछे हैं, रिकॉर्ड है, चेक करो। विधानसभा की प्रश्नोत्तरी की वेबसाइट पे जाओ। सवाल यह है कि लोक आयुक्त और ईओडब्ल्यू के विभागीय जांच द्वारा लंबित प्रकरणों का अगर कोई दोषी है तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री थे वो। कई लोग दोष मुक्त हो गए इसलिए कि शासन ने अनुमति नहीं दी मुकदमे चलाने की। और क्लर्क को सस्पेंड करते हो, सीओ को सस्पेंड करते हो, पटवारी को सस्पेंड करते हो, नाटक करते हो, चलते फिरते ड्रामा करते हो, एक दिन के नायक बनने की कोशिश करते हो। यह 17 साल का मुख्यमंत्री है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे मुख्यमंत्री की सोच वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो जो बूढ़ी सोच का व्यक्ति है वो इस तरह की नाटक करता है। अरे भैया, आपका काम है नीतियां बनाओ कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार हो गया, ये इसका कर्ज कैसे उतरे, उस पर जीरो हर महीने कर्ज लेना। आपकी नीति है कि सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश मेरा बन गया, उसमें नीति बनाओ, उस पर जीरो। आपका काम है कि किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या मेरे प्रदेश में करते हैं, उस पर काम करें, उस पर जीरो। और नाटक करके लोगों को मूर्ख बनाना, प्रदेश को मूर्ख बनाना, गुमराह करना, यह आशा मुझे शिवराज सिंह जी से नहीं थी। साथियों, बातें इतनी है कि अगर ये मुख्यमंत्री मन, वचन और कर्म से सच होते, न्यायप्रिय होते, तो कैलाश मकवाना 6 महीने में लोक आयुक्त में डीजी थे, 6 महीने में हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों को खोलना चालू कर दिया था। अगर आप ईमानदार थे तो उस ईमानदार अधिकारी को क्यों हटाया? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो ऐसा क्या हो गया था? बातें जैसा मैंने कहा साथियों, 300 प्रकरण हैं जो शासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण जिन पे न्यायालय में प्रकरण नहीं चल पा रहा है। 300 प्रकरण, छोटी मोटी घटना नहीं है ये। 300 प्रकरण। ये मुख्यमंत्री का झूठ, पाखंड, भ्रष्ट सोच और गुमराह करने की नीति स्पष्ट होती है इससे। ये मेरे पास दूसरे आंकड़े हैं, ये किस किस विभाग की कितनी कितनी शिकायतें हैं। 250 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 2021 में 5024 शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसमें 406 में जांच हेतु पंजीबद्ध कर दिए गए। जांच ही नहीं हुई, पंजीबद्ध। मतलब एक साल में 5000 शिकायतें मिली, जिसमें से 406 शिकायतें तो जांच की नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये मुख्यमंत्री जिस तरह की बात करते हैं, 200 प्रकरण टेप किया गया, 23 प्रकरण छापा मारा गया, 5 पद दुरुपयोग के 27 प्रकरण बने, 250 आपराधिक प्रकरण बने, 23 छापे प्रकरण जिसमें 62 करोड़ की संपत्ति को दर्शाया गया। ये ऐसे 5000 प्रकरण थे, छोटे मोटी बात नहीं है। इसमें 5000 प्रकरण एक साल 21 में, पिछले साल की बात कर। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं है, ये जंग है लोगों को गुमराह करने के लिए। ईओडब्ल्यू में 2021 में 51 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें 24 प्रकरण निराकरण किया गया, 283 शिकायतें पंजीबद्ध कर दी। अरे ये क्या रेशो है आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप 2021 में 51 आपराधिक प्रकरण बने, ईओडब्ल्यू ने बनाए, जिसमें से 44 प्रकरण निराकरण हुए और 283 पे आपने फाइलें बंद कर दी।
ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जंग। जो काम आपको करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हो, और जो काम कलेक्टर को और एसपी को और वहां जिला अधिकारियों को करना चाहिए उसमें वाहवाही ले रहे हो। मैं मानता हूं कि ये जनता समझे देखे। साथियों, भ्रष्टाचार के बायर कैसी है? एक करप्शन है आर्थिक, एक करप्शन है प्रशासनिक, एक करप्शन है सत्ता को लूट का। पर इन सब करप्शन से बड़ा करप्शन जो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या करो उससे भी बड़ा अपराध है ये, कि पीएससी की एग्जाम होनी है। पीएससी की एग्जाम 2018 से एक भी राज्य का प्रशासनिक अधिकारी हम नहीं बना पाए। फिर जो एग्जाम हुई वो चाहे व्यापम के माध्यम से हुई, चाहे पीएससी के माध्यम से हुई या अन्य सोर्स से हुई, सब में पेपर लीक, सब में। एक परीक्षा ऐसी जो बिना विवाद से निपट जाए। अब भी नर्सिंग की स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिजल्ट पीएससी के निकले। कैसे संभव है कि एसटी, एससी, ओबीसी इस वर्ग को जो एवरेज नंबर मिले वो 50 के अंदर मिले इंटरव्यू में, और जो अपर कास्ट को या जो अनारक्षित वर्ग को जो नंबर मिले वो 80 के आसपास मिले? ये न्याय है? ये न्याय है क्या? मैं विरोध में नहीं हूं, मैं प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। मैंने ट्वीट भी किया, मैंने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी, वो चिट्ठी होगी उसमें दो, ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी लिखी कि ये हो क्या रहा है। आप एक एग्जाम कराते हो, ये पीएससी के बच्चे आए ना, आ जाओ सब ऊपर, बुलाओ उनको सबको, आप आओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सब खड़े हो जाओ। हाँ, बिठाओ सबको। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह ने अपने 15 माह में बैठो सब जने, बैठो सब जने, बैठो इधर, बैठो 2-3 जने बैठ जाओ, बाकी खड़े हो जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, डरो मत, बैठो। ये बच्चे डरते भी हैं कि कहीं हमारा चेहरा नहीं चला जाए, इंटरव्यू हो। आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ, मैडम को बैठने। हाँ, बैठ जाओ बेटा, तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ तीनों। ये बच्चे डरते भी हैं और डरना स्वाभाविक भी है। ये पीएससी के जो अभियोजन के पद हैं उनके लिए पिछले कई सालों से तैयारी करना है। कई सालों से तैयारी करने का मूवमेंट कैसा है कि इन्होंने एक सिलेबस दिया, उस सिलेबस से तैयारी की। एक बार एग्जाम डिक्लेयर हुई, उसकी तैयारियां हुई, निरस्त हो गई, पद बढ़ा दिया गया, दूसरी एग्जाम, उसी एग्जाम की दूसरी डेट जारी कर दी गई। फिर दूसरी एग्जाम हुई की तारीख दी गई, फिर पद बढ़ाए गए, एग्जाम निरस्त, अगली डेट दी गई। फिर तीसरी बार ऐसा ही हुआ, चौथी बार ऐसा ही हुआ, और अंतोगत्वा सिलेबस बदल दिया गया। तो जो ये पिछले समय से कई सालों से तैयारी कर रहे थे जिस सिलेबस की, वो नया सिलेबस से अब एग्जाम देनी है उसको। ये न्याय है, ये नीति है, या ये करप्शन करने का या अपने विचार के लोगों को फंसाने की ये साजिश है? ये हमारे विचार के लोग पदों पे आए, नौकरियां पाए, ये उसकी साजिश नहीं दिखती? क्या कारण थे कि 4-4 बार एग्जाम निरस्त की? क्या कारण था सिलेबस बदला गया? मैंने जैसे अभी कहा कि एक एग्जाम हुई स्त्री रोग विशेषज्ञ की, जिसमें एक वर्ग के लोगों को 50 के अंदर नंबर इंटरव्यू में, और एक वर्ग के लोगों को 50 से ऊपर, 80 के आसपास नंबर, एक जैसे। क्यों? ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भविष्य के साथ अन्याय नहीं है, ये आर्थिक करप्शन से बड़ा करप्शन नहीं है, एक हत्या से बड़ा अपराध नहीं है, तो क्या है? मैं मानता हूं कि ये भावना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, इनकी सरकार की, इनके तंत्र की, कि सिर्फ हमारे विचार के लोगों को नौकरी मिले, मेरे रिश्तेदार को मिले, मेरे परिवार को मिले, बीजेपी के कार्यकर्ता को मिले, ये देश बनाने की बात नहीं है, ये देश तोड़ने की बात है। अब आप देखो, ये ईमानदार मुख्यमंत्री जो रोज वीडियो विजुअल देते हैं, इनके सिग्नेचर से, खुद के सिग्नेचर से एक विश्वविद्यालय में नौकरियां लगी असिस्टेंट प्रोफेसर की,
किसकी लगी? विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार की, उच्च शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों के रिश्तेदारों की। आपने देखी, आप लोगों ने सबने करा था, मैंने ट्वीट भी किया था। तो ये न्याय है? आम आदमी के, आम परिवार के लिए जगह ही नहीं इस मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के युवा साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दोस्तों, ये विचार की बात नहीं है। ये आपके परिवार में जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी कब नौकरी लगेगी, तो आपके माता पिता जब खून के आंसू रोते हैं तो आपको विचार आता है नहीं आता है? 20 साल से जो मुख्यमंत्री, जो सरकार है, उसने गुमराह कर करके आपको बेरोजगार कर रखा है। तो अगर इनसे आपको निजात पाना है और इनको इनकी गलतियों की सजा देनी है या इन लोगों को सबक सिखाना है, तो आप एकजुट हो जाओ। पहला धर्म है बीजेपी को हराओ। इसके अलावा आप कोई चारा नहीं बचा है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं बचा है। एक ही भाव, सबसे पहले बीजेपी सत्ता से दूर हो। एक बार आपने हराया था, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, पर इन्होंने सत्ता को लूट लिया है। अब इतने बड़े मार्जिन से हराओ कि ये सत्ता के आसपास भी नहीं भटक पाए। तब इनकी अक्कल ठिकाने दूसरे राज्यों में आएगी, देश में आएगी, प्रधानमंत्री भी इससे खूब में आएंगे। अन्यथा ये ऐसा ही आपके भविष्य के साथ बलात्कार करते रहेंगे, करते रहे हैं। हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे भविष्य को कई लोगों को ओवरएज कर दिया इन्होंने। यही सरकार थी, यही तंत्र था, यही शिवराज सिंह है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि एक उद्देश्य बनाओ, आपका और प्रदेश का भविष्य बनाना है तो बीजेपी को हराओ। मैं अंत में हमारे परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी अपनी बात कहें। ये पीएससी के अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, ये अपनी बात कहें। मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा और साथ में ये भी बताना चाहूँगा, मैं शुक्री का सेक्रेटरी सचिव हूँ। मेरा पीएससी से एक ये अनुरोध था कि आप जो हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, एक तो ये वैकेंसी 6 साल बाद आई, आपने 2016 में इंटरव्यू कराया था, उसके बाद आपने ये जगह 2019 में निकाली, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद ये वैकेंसी भरती नहीं। दूसरी चीज़ इसमें क्या हुआ, उस ड्यूरेशन में कुछ लोग ओवरेज हुए। ओवरेज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम उन लोगों को लेंगे, लेकिन ये विज्ञप्ति निकल चुकी थी, उन लोगों को नहीं लिया गया, वो लोग रिट के अध्यक्ष हो गए। दूसरी गलती इस एग्जाम में फिर ये हुई कि हमारा सिलेबस जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे वो एकदम चेंज किया गया। 6 सब्जेक्ट हटाकर नए 10 सब्जेक्ट जोड़े गए, लेकिन उनके लिए, उन तैयारी करने के लिए उतने महीने हमको नहीं दिए गए। इसके लिए भी कुछ अभ्यर्थी रिट में गए। हमने हर जिले स्तर पर, हमारी अभिभाषक संघ ने और पूरे छात्र स्टूडेंट ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया कि जो ये हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। उसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि जब उनने बोला कि हम 18 दिसंबर को एग्जाम कराएंगे, तो उन्होंने एक नोट लगाकर ये बोला कि ये जो हम नोट लगाकर दे रहे हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो रिट के अधीन होगा। ऐसा 2019 में भी हुआ। 2019 का एग्जाम पीएससी ने कंडक्ट कराया। कंडक्ट कराने के बाद उसका मेंस करा लिया गया और मेंस कराने के बाद वो रिजल्ट रद्द हो गया। अब वो दोबारा अभ्यर्थी को वो मेंस देना पड़ रहा है। भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ऐसा पेपर आप क्यों करा रहे हो जो 2 महीने बाद जिसका अस्तित्व ही नहीं रहना है। अगर रिट याचिकाकर्ताओं के फेवर में हो गई, मान के चलिए जो पेपर हो गया, बच्चे सिलेक्ट हो गए और पेपर रद्द हो गया, तो उन पर क्या बीतेगी। तो हमारा बस यही अनुरोध है कि रिट फाइनल हो जाए, पेपर करा लेना। हम पेपर कराने से नहीं रोक रहे, हम कह रहे हैं रिट फाइनल हो जाए। हाईकोर्ट पूरी रिट को एक बार सुन ले, फाइनल हो जाए, आप पेपर करा लें। लेकिन ऐसा अन्याय बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ना हो, हम यही चाहते हैं। और हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज उठाई है। उनको भी तो ये कुछ कहना चाहते हैं। अभी 8 अगर जैसा कि अभी भैया ने बताया और भैया ने सारी जो भी समस्याएं आपके सामने अवगत करवा दी है, इसी क्रम में हम सभी जो पीएससी के एग्जाम के लिए अभ्यर्थी हैं, लगभग 30 से 35 हजार पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी हैं। उन 30 से 35 हजार अभ्यर्थियों में से हमने सबसे कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस एग्जाम को स्थगित कराने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे। लगभग हर प्रदेश के हर जिले में हमने ये कार्यक्रम चलाया और ज्ञापन दिया। उसी क्रम में हमारे कुछ साथीगण जो कि दतिया में, ग्वालियर में, भोपाल में आदरणीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया
और इसी क्रम में हमने स्वयं जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इंदौर में 8 अगस्त को एयरपोर्ट में हमने ज्ञापन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि निश्चित ही हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो ज्ञापन देने के बाद परिणाम क्या निकला कि 2 तारीख को एक और नोटिफिकेशन पीएससी का आता है और कहा जाता है कि आपके एग्जाम तो निश्चित डेट पर ही होंगे, लेकिन जो भी एग्जाम होंगे वो हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मामा जी से आदरणीय कि मामा जी, आप अगर ये चाहते हैं कि एग्जाम हो, हम भी चाहते हैं एग्जाम हो, एग्जाम कराई जाए, एग्जाम के ना कराने के फेवर में हम लोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा एक लाइन में जिस तरीके से आपने हमसे ये पूछा था कि आप चाहते क्या हो, तो वहां भी हमने आपको बताया था कि आदरणीय मामा जी, पहले तो विवादों को निपटा लीजिए आप, जो भी हाई कोर्ट और भी जहां की 43 वर्ष का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा है, उनको निपटा लीजिए। उसके बाद आप जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें एग्जाम करा लें। हाई कोर्ट का मैं आपको निर्णय कोट करना चाहूंगा। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर, इस वैकेंसी के संबंध में निर्णय दिया है, any appointment made on the strength of the subsequent revised examination program dated 30/8/2022 shall remain subject to outcome of the present petition। मतलब ये हुआ कि इसका जो आउटकम पिटीशन का आएगा, अगर याचिकाकर्ता जीत जाता है तो इस वैकेंसी का अस्तित्व कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये एक तरीके से एक अल्प आयु की वैकेंसी होगी, या तो इसका कोई आयु ही नहीं होगा और बच्चा मानसिक रूप से परेशान होता रहेगा। धन्यवाद। आप योगेंद्र सिंह। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब कोर्ट में प्रकरण है फिर भी पीएससी की एग्जाम की नई डेट आई किसी पर्टिकुलर विषय की? ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव पास में आ रहे हैं, रोज भाषण देने हैं। जैसा ओबीसी आरक्षण में कोर्ट में गए और 0/सन्नाटे और ओबीसी का नुकसान कर दिया, वैसा ही इन अभ्यर्थियों का, पीएससी से चयनित लोगों का, सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ आनंद फानंद मूर्ख बना के वोट लेने की प्रोसेस कैसे हो, इसकी तैयारी की जा रही है। साथियों, लोकतंत्र के चौथे प्रहरियों, आपकी और हमारी सबका दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, तंत्र को सही तरीके से चलाने में हमारी और आपकी दोनों की भूमिका है। इसमें कोई राजनीतिक भाव नहीं हो सकता, आपकी और हमारी अपनी दोनों की जिम्मेवारी का भाव है। आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर इस सरकार का जो चेहरा है वो बेनकाब करो। और मेरी जो बात है, भावना है, पार्टी की जो हमारी भावना है, वो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय दिलाने की भावना है, न कि रोष और गुस्से में आके हमारा राजनीतिक हित साधने की भावना है। राजनीति में चुनाव आते हैं, हारते हैं, जीतते हैं लोग, पार्टियों की सरकार बनती है, बिगड़ती है, सदियां बीत जाती हैं और नए नए विचार भी आते हैं, नई नई सत्ताएं भी आती है। पर एक बेटा अगर जिसका भविष्य बिगड़ता है, उसके परिवार का कैरियर बिगड़ता है, उससे समाज बिगड़ता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब भी इसमें बढ़ चढ़कर, एक प्रकरण ये है, ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं। कई बच्चे रोजगार सेना के नाम पर अभी भोपाल आए थे, उनने डंडे खा के वापस घर गए, जेल जाके वापस घर गए। जो पीएससी की नई नई एग्जाम्स के रिजल्ट निकलते हैं, अब चूंकि दबाव में है सरकार, तो आनंद फानंद सब गलत निर्णय लेती है। जो रिजल्ट निकालती है वो असहज करती है अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को। कुछ तो भी रिजल्ट निकलने लगे हैं। जो चयन होने लगा है वो एक विचार के लोगों को चयन कैसे करें, इसकी रणनीति से होने लगा है। तो ये सब भविष्य के साथ अपराध है, भ्रष्टाचार है और बलात्कार है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप भी मुखर हो, यही भावना है, इसीलिए आप सबको बुलाया गया था। और ये रोज हाथ में माइक लेके जो मुख्यमंत्री आनंद फानंद इधर केट वॉक करते हैं, जो अपना प्रदर्शन करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वो अपने आप को जवान बताने की कोशिश करते हैं, जबकि वो 20 साल के वैचारिक बूढ़े हैं। 20 साल के मुख्यमंत्री वैचारिक बूढ़ा हो जाता है, जो उसके पास था सब दे दिया प्रदेश को, अब नया कुछ नहीं है। इसलिए नया स्टंटबाजी करना है, स्टंटबाजी करना है। ऐसा नहीं चलेगा भैया, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा, कैसा चलेगा? छोड़ूंगा नहीं, किसको नहीं छोड़ूंगा? क्लर्क को नहीं छोड़ूंगा, पर 300 आपराधिक प्रकरणों पर न्याय करने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। मतलब एक विचार कैसा हो सकता है, इसीलिए मैं बूढ़ा विचार कहता हूं, इसीलिए मैं उसको बूढ़ा विचार कहता हूं। तो कृपया करके इससे, इन भावनाओं से मेरा मुख्यमंत्री जी का अपमान करना नहीं है। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, सही मायने में मध्य प्रदेश को कुछ डिलीवर करो। आपने बहुत पा लिया इससे, तो कृपा करो इस प्रदेश पे। धन्यवाद।
ये हाँ, कोई प्रश्न है? नहीं है? कुछ नहीं बचा? नहीं, मुझे न उनके स्टैंड से तकलीफ है न कार्रवाई से तकलीफ है। मैं सवाल है कि 300 प्रकरण आपने लंबित क्यों रखे हुए हैं, वो है ये भी तो भ्रष्टाचार के ही हैं। जब आप एक क्लर्क को हटाते हो अच्छी बात है, जो काम क्लर्क को हटाने का उस विभाग के मुखिया का है, कलेक्टर का है, डीएम का है, वो काम आप करते हो, पर ये काम जो आपका है आप क्यों नहीं करते? ये तो न्याय नहीं है, ये विषय है। नहीं, बात अविश्वास प्रस्ताव पे तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी निर्णय लेके आपको अवगत कराएगी, पर विधानसभा में सवाल सारे पूछे जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? 5 दिन का सत्र, 1 दिन का सत्र है जिसमें छुट्टी होगी श्रद्धांजलि के बाद, 2-3 दिन अपना बजट ये वो जो काम आवश्यक है उसको करवाया जाएगा और फिर विधानसभा भंग कर दी जाएगी। पिछले 3 साल में केवल 28 दिन विधानसभा लगी, 28 दिन। ये देश में सबसे ज्यादा कुप्रबंध विधानसभा के स्तर पर जो होता है, इसमें मैं दोषी सरकार के साथ साथ विधानसभा के तंत्र को भी मानता हूं। विधानसभा अध्यक्ष जी को भी ध्यान देना चाहिए कि विधायकों की ताकत विधानसभा होती है। जब आप उसमें पहल नहीं करेंगे, उनकी ताकत को देंगे नहीं, तो फिर सदन के मुखिया कैसे? आप सदन के मुखिया हैं तो सत्र बड़ा क्यों नहीं? विधायकों की बातें क्यों नहीं? उनके सवालों का उत्तर क्यों नहीं? क्यों नहीं मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा कर पा रहे हैं आप सदन के अंदर? तो ये प्रश्न तो विधानसभा अध्यक्ष पे भी बनता है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पटवारी जी, आपने कहा कि सीएम से जो रिलेटेड मंत्रालय है उससे आपने क्वेरी की तो आपको जवाब नहीं मिला, कई बार आपने की। ये प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को उत्तर। आगे और क्या कर सकते हैं? अगर इसी तरह से जवाब नहीं मिला तो आगे कोई कार्रवाई है आपकी? इसके मैंने प्रार्थना की देश प्रदेश के युवाओं से कि इसकी सबकी अंतोगत्वा इस सरकार को हटाना है, तो केवल विपक्ष नहीं हटा सकता, जनता जागेगी तभी हटेगी। तो मैं जनता को जगाएंगे। ये देखो, अब ये तो मैंने आपसे भी तो प्रार्थना की कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी जाग जाए और जो हम चाहते हैं या सरकार चाहती है वो नहीं, जो प्रदेश के हित में वो करे। नहीं, बात यह है कि राहुल जी की यात्रा को लेके पूरे प्रदेश में कल हमने 12 तारीख के दिन सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, अलग अलग संभागी, तो उसमें सारी बातें कहेंगे। पर ये भावना और ये बात कि राहुल जी जब पैदल निकले हैं तो लाए हुए लोग 20% होते हैं, आए हुए लोग 80% होते हैं। जो भीड़ हुई, जो जन समर्थन मिला, जो ऐतिहासिक स्वागत और सत्कार हुआ, मध्य प्रदेश की जनता ने भर दी सड़कें। ये इसलिए हुआ कि जो राहुल जी बातें उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, उनका समर्थन कर रही है मध्य प्रदेश की और देश की जनता। वो प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, नफरत रहित देश बनाने की बात करते हैं। तो ये आम जनता को पसंद आने लगा है। भगवान कृष्ण, राम, पैगंबर, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, सब ने एक ही पाठ पढ़ाया कि मानवीय अवधारणाओं को जीते हुए समाज की रचना करना। वो जब बात जनता से होने लगी तो नफरत के लोग डरने लगे, बीजेपी डरने लगी। ये जो घृणा फैलाकर राज करना चाहते हैं, इन लोगों की परेशानी आ रही है। तो मैं समझता हूं राहुल जी की यात्रा का सकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है, आपके और हमारे बीच में भी आ रहा है। आप भी जब आपस में बात करते हो तो राहुल जी के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए लगा के उनके व्यक्तित्व को खराब करने की कोशिश की थी, उसका उत्तर मिल रहा है इस यात्रा से। तो मैं मानता हूं सब सकारात्मक है, आगे और होगा। नहीं, मैं तो पब्लिक डोमेन में मैंने बात किया, आपके बीच में लेके आया, पत्रकार और अखबार के बीच में लेके आया कि ऐसा कैसे संभव है। ये मेरे पास डाटा है। डाटा ये कहते हैं कि जो जनरल कैटेगरी को 75 से
89 नंबर मिले, 75 से 89 सब, ये सब आ गए, एग्जैक्ट करेक्ट नंबर है मेरे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात। ओबीसी को 38 से 55 नंबर मिले, एससी को 34 से 49 नंबर, 49 नंबर मिले 34 से, और एसटी को 32 से 32 से 45 तक मिले, 32 से 45। ये कैसे संभव है कि क्या एसटी एससी ओबीसी के लोगों में जनरल जो उनका इंटरव्यू हुआ, उनकी जो व्यक्तित्व था वो खराब ही था? 1 का हो जाए, 2 का हो जाए, 4 का हो जाए, 25 का हो जाए, सो सबका। तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ट्वीट किया है। मेरे से आज तक किसी ने बात नहीं की। अगर मैं गलत होता तो मेरे पे एफआईआर होनी चाहिए कि ये भ्रम फैला रहा है जीतू पटवारी। पीएससी का इस सवाल के जवाब में अगर ये जवाब आता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर दिए तो ये और ज्यादा मतलब तो वो जवाब आए तब ना, अभी मेरे पास तो नहीं आया, आपके पास आए तो आप पूछो कि ये ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये लिख के कहा है मेरे पास, मैंने ट्वीट पे वो उन्हीं की जो शीट है पीएससी की वो दी है, मेरे ट्विटर पे देखो, जांच करो और लिखो। बीते दिन चुनाव के परिणाम आए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के कौन से मुद्दे प्रभावशाली नहीं रहे? ये चुनाव के हार जीत अपनी जगह है, प्रदेश के भविष्य की बात है, उसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। धन्यवाद।